सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएसजी के वंस अगेन। डेली करंट अफेयर से रिलेटेड हम ना क्या कर रहे हैं, अब पूरा का पूरा सीरीज बना रहे हैं। और ये जो रहेगा ना, इसमें हम लोग एक वीडियो में प्रॉपरली उस दिन का टॉप टेन करंट अफेयर्स जो होगा ना, पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो किसी भी एग्जाम्स के लिए, किसी भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, जैसे हो सकता है ना कि चाहे वो एसएससी हो, चाहे वह आपका आईबीपीएस, इवन बैंकिंग हो, इवन रेलवे हो, चाहे स्टेट लेवल में कोई भी एग्जाम हो रहा है जिसमें करंट अफेयर्स आपसे पूछा जा रहा है, वो सब के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। टॉप 10 करंट अफेयर्स रहेगा, पूरा का पूरा डिटेल डिस्कशन होगा। उससे रिलेटेड एमसीक्यू कैसा पूछा जा सकता है वो भी हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे। ठीक है। अब रहा बात टाइमिंग का, तो हम सोच रहे हैं ना, देखो सुबह में जो, अगर मान लीजिए हम 7 बजे अपलोड करते हैं वीडियो, है ना, सुबह 7 बजे अगर अपलोड करते हैं तो ये 7 बजे जो न्यूज़ जो होगा ना, वो होगा पिछले डे का। बट अगर रात में हम 9 बजे अपलोड करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें रात में 9 बजे अपलोड करेंगे तो ये जो होगा, इसमें जो कंटेंट जो आएगा ना, मेरा दिन भर का कंटेंट आएगा, है ना। जैसे आज 27 फरवरी है, तो 27 फरवरी को अगर हम रात में 9 बजे अगर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, रात में 9 बजे तक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो इसमें पूरा का पूरा दिन भर का, एक दिन का 27 तारीख का ही, है ना, वो आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो वो चीज़ है, वो बहुत अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग तरीके से हम निकालने का कोशिश कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो हम लोग यही करेंगे। और रात को 9 बजे 9 PM में डेली आपको टॉप 10 करंट अफेयर्स मिल जाएगा इस फॉर्मेट में, जिसमें एमसीक्यू भी रहेगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ये तो था, चलिए, इंट्रोडक्शन। अब हम लोग आते हैं मुद्दे पर, है ना। अब जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है 10 यहाँ पर टॉपिक है। 10 टॉपिक को हम पहले एक समरी फॉर्म में यहाँ पर लिख दिए हैं, हेडलाइंस जो होता है ना वो लिख दिए, उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस कर दिए। तो चलिए समझ लेते हैं वो 10 टॉपिक क्या होने वाला है। पहला है, केरला का नाम बदल गया है, अब उसका नाम क्या हो जाएगा, केरलम हो जाएगा। प्रहार के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया की पहली काउंटर टेररिज्म पॉलिसी लॉन्च हुई है। सुप्रीम कोर्ट आधार से रिलेटेड क्या क्या बताया है वो देखेंगे। इंडिया इजराइल FTA नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ 23 फरवरी 2026 को, वो वाला हम देखेंगे। एडीबी ने आवास फाइनेंसर्स को $108 बिलियन दिया है, तो उसको देखेंगे। इंडिया फ्रांस DTAC में प्रोटोकॉल साइन हुआ है, टैक्स रूल अपडेटेड हुआ, उसको समझेंगे। डीबीटी का 40th फाउंडेशन डे सुजीविका पोर्टल लॉन्च हुआ है, उसके बारे में समझेंगे। AI गवर्नेंस एंड फ्रेमवर्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लॉन्च किया है उसके बारे में समझेंगे। टेनिस में देखेंगे, कुछ स्पोर्ट्स में आएंगे। थॉमस इचवेरी एंड ATP रियो ओपन 500, ये सब देखेंगे, क्या जीता है, कैसे जीता है, क्या क्या होता है, सब डिटेल में देखेंगे। ऐसा नहीं है, इसमें करंट अफेयर्स भी होगा, आपका स्टैटिक भी होगा, स्टैटिक जीके उससे रिलेटेड हो जाएगा, और फिर एमसीक्यू वाला क्वेश्चन हो जाएगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। एक्सरसाइज हो गया यहाँ पर कौन सा भाई, खड़ग शक्ति 2026 मल्टी डोमेन आर्मी एक्सरसाइज। तो ये 10 टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, अभी डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा लगे तभी, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आपको ज़बरदस्ती करना है, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों तक भी दे दीजिएगा अगर पसंद आ रहा है, ताकि उनको भी एक अच्छा चीज़ मिल जाए। चलिए, सबसे पहला चीज़ हम लोग बात करेंगे, केरला का नाम बदला गया है, अब उसका नाम क्या हो जाएगा, केरलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केरलम, है ना। केरला का नाम बदल के केरलम कर दिया गया। थोड़ा सा इसको हम और थिक कर लेते हैं, हाँ ठीक है। चलिए, कोर फैक्ट क्या है, कोर फैक्ट समझते हैं सबसे पहले। 25 फरवरी 2026 को कैबिनेट ने केरला का नाम केरलम करने का प्रपोजल अप्रूव किया। केरला का नाम क्या किया है, केरलम करने का अप्रूव कर लिया है भाई। अब ये चेंज हो जाएगा। यह चेंज मलयालम प्रोनाउंसिएशंस के अनुसार करेक्ट स्पेलिंग के लिए किया जा रहा है। मलयालम प्रोनाउंसिएशन में केरला को केरलम बोला जाता है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। इस रीनेम के लिए पार्लियामेंट में आर्टिकल 3 के तहत बिल पास होगा, और ये जो नाम चेंज होगा ना, वो होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 3 है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, चलिए समझते हैं आर्टिकल 3 है क्या। आर्टिकल 3 के बारे में पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को एग्जिस्टिंग स्टेट्स में चेंजेस करने की पावर देता है। एग्जिस्टिंग स्टेट्स है ना, उसमें कुछ कुछ चेंजेस करने का पावर देता है, और उसके अंतर्गत ये 5 काम किया जा सकता है। पहला क्या है, किसी स्टेट से टेरिटरी अलग करके नया स्टेट बन सकता है। 2 या अधिक स्टेट को मिलाया जा सकता है। किसी स्टेट्स में टेरिटरी जोड़ा या घटाया जा सकता है। चौथा है, किसी स्टेट में बाउंड्रीज बदली जा सकती है। और 5वां, किसी स्टेट का नाम बदल सकता है, जो कि इस केसेस में हुआ है। यहाँ पर जो केसेस चल रहा है वही है ना। 5वां प्रोसीड्योर क्या है, मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर देखते हैं तो ये बिल कैसे पास होता है। सबसे पहले प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशंस पर बिल इंट्रोड्यूस होता है। प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशंस पर कोई भी MP बिना प्रेसिडेंट के परमिशन का यह बिल नहीं ला सकता। बिना प्रेसिडेंट परमिशन दिए हुए कोई बोल नहीं सकता कि भाई ये हम लाए हैं, आप इसको देख लीजिए, कर दीजिए, लागू करा दीजिए, नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट बोलेगा देन ही होगा।
बिल इंट्रोड्यूस होने से पहले संबंधित स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि जब बिल इंट्रोड्यूस हो गया उससे पहले स्टेट लेजिस्लेचर को रेफर किया जाता है ताकि वो अपना ओपिनियन दे सके कि भाई क्या ये लाया जा रहा है तो ये क्या सही है, गलत है, कैसा है, अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा क्या। स्टेट लेजिस्लेचर का ओपिनियन बाइंडिंग नहीं होता। अब वो जो ओपिनियन दे रहा है ना वो बाइंडिंग नहीं होता है कि भाई हम बोल दिए तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहा है, पार्लियामेंट उसको माने ना माने वो उस पर डिपेंड करता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मान ही ले। बिल सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, स्पेशल मेजोरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल मेजोरिटी ही मिल जाना चाहिए, बाकी स्पेशल मेजोरिटी को नहीं देखना है। यह एक ऑर्डिनरी बिल है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं है, ये किसी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं किया जा रहा है, ये एक ऑर्डिनरी बिल के जैसा काम करता है, ऑर्डिनरी बिल ही है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं शेड्यूल्स जो अपडेट होंगे। अब जो शेड्यूल्स में अपडेशन जो होगा, जो नया चीज़ आएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट शेड्यूल में चेंजेस आएगा, इसमें सभी स्टेट्स और यूटी की लिस्ट है, मतलब सारे स्टेट्स का नाम, यूनियन टेरिटरीज का नाम, ये सब लिखा हुआ है, तो यहाँ केरला की जगह हटाकर उसको केरलम किया जाएगा। फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा का सीट का अलोकेशन है, बट यहाँ पर क्या होगा, केरला 12 सीट्स है ही तो 12 सीट ही रहेगा, इसमें सीट में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ नेम चेंज हो रहा है। अब आते हैं ट्रैप पॉइंट्स में। ट्रैप पॉइंट्स में मतलब कि हाँ लोगों को कन्फ्यूजन किया जा सकता है एग्जाम में। स्टेट रीनेम आर्टिकल 3 से होता है, आर्टिकल 368 से नहीं होता है। आर्टिकल 368 या सबसे कॉमन मिस्टेक हो जाता है, लोगों को कुछ भी कन्फ्यूजन करने के लिए कर देता है, तो आर्टिकल 3 ध्यान में रखना है आपको। फर्स्ट शेड्यूल में चेंज होगा, है ना, लेकिन फिर भी सिंपली मेजॉरिटी काफ़ी है क्योंकि यह आर्टिकल 3 के थ्रू हो रहा है। आर्टिकल 3 के थ्रू जो चीज़ भी हो रहा है ना वो सिंपल मेजॉरिटी के काम से हो जाता है, तो उसमें कोई स्पेशल चीज़ करने का ज़रूरत नहीं होता है। स्टेट लेजिस्लेचर की कंसेंट जरूरी नहीं होती है, वह सिर्फ ओपिनियन लिया जाता है और सिर्फ ओपिनियन लिया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू। बिल सिर्फ प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पर ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, बिल सिर्फ और सिर्फ जब प्रेसिडेंट बोलेगा तभी इंट्रोड्यूस होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता है। बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड एमसीक्यू के बारे में। तो एमसीक्यू क्या कह रहा है भाई हमारा कि आर्टिकल 3 के तहत स्टेट का नाम बदलने के लिए किसकी सहमति अनिवार्य है, तो किसी की नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ ओपिनियन लिया जाता है, कंसेंट नहीं। केरला को केरलम करने पर फर्स्ट शेड्यूल में बदलाव होगा, यह किस आर्टिकल से होगा, ये आर्टिकल 3 से होगा। राज्यसभा में केरला की सीट्स कितनी है, 12 है। आर्टिकल 3 बिल पास होने के लिए किस मेजॉरिटी की जरूरत होती है, सिंपल मेजॉरिटी के लिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा एक टॉपिक समझ में आ गया, ये किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा आते हैं दैट इज प्रहार। प्रहार के बारे में समझते हैं क्या है। इंडिया की पहली काउंटर टेररिज्म पॉलिसी लॉन्च, ये पहली, इसके पहले कोई भी काउंटर टेररिज्म पॉलिसी नहीं था इंडिया के पास। कोर फैक्ट को समझते हैं क्या है। 2026 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA ने इंडिया की पहली नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी प्रहार रिलीज की है ना, प्रहार रिलीज हो गया है। ये प्रहार नाम के बारे में भी समझेंगे। यह इवॉल्विंग टेरर थ्रेट्स के अगेंस्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है। जिस हिसाब से टेरर थ्रेट्स और ये वो टेररिज्म ये सब चीज़ बढ़ रहा है ना, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी था। इससे पहले इंडिया के पास कोई डेडिकेटेड नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी नहीं थी। नेक्स्ट में आते हैं प्रहार फुल फॉर्म। प्रहार का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो P से है प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़, R से है रेस्पॉन्स मैकेनिज्म स्ट्रेंथनिंग, A से है एनालिसिस ऑफ इंटेलिजेंस इनपुट्स, H से है हैंडलिंग ऑफ रेडिकलाइजेशंस, A से है अकाउंटेबिलिटी ऑफ एजेंसीज, है ना, एजेंसीज को साथ में आकर काम करना तो पड़ेगा। और फिर A से है एड्रेसिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी है तो उसको भी कंट्रोल करना है। और R है रिहैबिलिटेशन ऑफ अफेक्टेड कम्युनिटीज़, यानी कि अगर कोई कम्युनिटीज़ अफेक्टेड होता है देन उसको एक जगह से, मतलब एक तरीके से उसको सही रखना, सही फिर से उसको मतलब एक नए लेवल पर लेकर आना, यही काम है, ये काम होगा। ठीक है, बात करते हैं MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के फंक्शंस में। ये यूपीएससी और एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लेता है क्वेश्चंस। ठीक है, इंटरनल स्टेट लेवल में तो और इंपॉर्टेंट होता है। इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करना, पहला काम है इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करना, जैसे टेररिज्म हो गया, इंसर्जेंसी हो गया, नक्सलिज्म हो गया, ये सब चीज़ को लेकर। दूसरा बॉर्डर मैनेजमेंट करना, बॉर्डर का मैनेजमेंट करना, नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर्स, ये सब जो भी हो रहा है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का सुपरविजन करना, यानी कि CAPF का सुपरविजन करना, देख रेख करना कि क्या ये सही काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये वो। अब उसमें आता कौन कौन है, BSF है, CRPF है, CISF है, SSB है, ITBP है, हो गया। डिजास्टर मैनेजमेंट, ये इसका काम है, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड। NDMA के अंडर काम करता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन, उसके अंडर में ये काम करता है।
स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना, स्टेट यानी कि अलग अलग स्टेट जो है ना उसके साथ कोऑर्डिनेशन बनाना लॉ एंड ऑर्डर में हेल्प हो जाता है। फॉरेनर एंड वीज़ा मैटर्स हैंडल करना, यानी कि फॉरेनर से कोई रिलेटेड अगर कुछ बात है चाहे वीज़ा से रिलेटेड कोई बात है तो इसको हैंडल करना एमएचए का ही काम है। सेंसस ऑपरेशंस का सुपरविजन, यानी कि जितना भी टाइप का सेंसस होता है, जनगणना वगैरह जो होगा, अभी वो ऑलरेडी इशूज़ हो ही चुका है कि 2027 में जनगणना होगा, तो वो सब कौन कराएगा भाई, तो एमएचए ही कराएगा। काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बॉडीज़ कौन कौन है हमारे इंडिया में, उससे रिलेटेड है ना, वो चीज़ देख लेते हैं। पहला है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। 2008 मुंबई अटैक्स के बाद 2009 में बनी, है ना। 2008 में जो मुंबई अटैक्स हुआ था ना, उसमें उसके बाद 2009 में बना था। टेरर केसेस इन्वेस्टिगेट करती है, अच्छा है। एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ब्लैक हेड कमांडोज, एंटी टेरर ऑपरेशन इसमें है। आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसका काम क्या हुआ है, इंटेलिजेंस, इंटरनल इंटेलिजेंस एमएचए के अंडर आता है। रॉ, रिसर्च एनालिसिस विंग, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस हो गया, ये पीएमओ के अंदर में आता है, ये एमएचए के अंदर में नहीं आता है। नैट ग्रिड जो हाल में ही बना है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, एजेंसीज के बीच डेटा शेयरिंग करने का काम होता है। फिर मकोका, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, स्टेट लेवल, ये स्टेट लेवल पर एक बहुत ही अच्छा एक काउंटर टेररिज्म बॉडी है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट में फेडरलिज्म एंगल के बेसिस पर देखते हैं, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लॉ एंड ऑर्डर 7 शेड्यूल में स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। लॉ एंड ऑर्डर क्या है ना, 7 शेड्यूल में स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, स्टेट्स की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है। लेकिन टेररिज्म एक कंकरेंट कंसर्न बन गया है। टेररिज्म जो है ना कंकरेंट हो गया, जो मतलब स्टेट और स्टेट और सेंट्रल दोनों देखता है, क्योंकि यह क्रॉस बॉर्डर और इंटर स्टेट भी होता है। इसलिए पानी पी लेते भाई एक बार। इसलिए सेंटर ने यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट बनाया, जो टेरर केसेस में सेंट्रल एजेंसीज को पावर देता है। यूएपीए ध्यान में रखना है। प्रहार इसी टेंशन को एड्रेस करता है, सेंटर और स्टेट्स के बीच कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ना। प्रहार क्या करता है, सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो भी कोऑर्डिनेशन में कमी आ रहा है ना, उसको कंप्लीट फुलफिल करता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है, जहां सेंटर पॉलिसी बनाए हैं और स्टेट्स इंप्लीमेंट करें, है ना। कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म का एग्जांपल है, जहां सेंटर पॉलिसी बनाए और स्टेट्स क्या करता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है। क्योंकि ऑब्वियस है ना कि आप स्कूल में हो तो प्रिंसिपल रूल बनाएगा, बच्चों लोगों को फॉलो करना ही पड़ेगा और उसको अच्छे से आगे लेके चलना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट एक्ट्स रिलेटेड टू काउंटर टेररिज्म, सबसे पहला आता है यूएपीए 1967 एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटी टेरर लॉ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनआईए एक्ट 2008, एनआईए को इन्वेस्टिगेट करने की पावर देता है। एनडीपीएस एक्ट, टेरर फंडिंग, और अक्सर ये ड्रग्स मनी से होता है ना, ये सब चीज़, ड्रग्स मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब चीज़। पीएमएलए 2002 एक्ट, टेरर फाइनेंसिंग को ट्रैक करने में यूज़ होता है। और आर्म्स एक्ट 1959 इलीगल वेपन से रिलेटेड होता है। तो ये कुछ एक्ट्स है। इधर आपका फेडरलिज्म एंगल हो गया, और यहाँ पर काउंटर टेररिज्म कुछ बॉडीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज में आ जाते हैं। हम यहाँ ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन है और आंसर है वन लाइनर के फॉर्मेट में, ठीक है। इंडिया की पहली नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी का नाम क्या है, प्रहार, ये तो हो गया। दूसरा है प्रहार किस मिनिस्ट्री ने रिलीज की है, एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। एनआईए किस एक्ट के तहत बनाई गई है, एनआईए एक्ट 2008 के तहत। लॉ एंड ऑर्डर किस लिस्ट का सब्जेक्ट है, किस लिस्ट का सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट 7 शेड्यूल का, ओके। रॉ किसके अंडर काम करती है, तो पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, एमएचए के अंडर नहीं काम करती। एमएचए में कौन आता है भाई, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है। ये कॉमन ट्रैप है, लोगों को फंसाने के लिए दिया जाता है। खत्म। अब आते हैं 3 में। थर्ड नंबर क्या कह रहा है हमारा, आधार एंड सिटीजन, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। आधार और सिटीजनशिप्स के लिए ना ये सुप्रीम कोर्ट का एक नया आदेश आया है, नया रूल आया है, एक तरीके से बोल लीजिए। तो कोर फैक्ट क्या है बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली रूल किया है कि आधार सिर्फ आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, आधार सिर्फ आइडेंटिटी प्रूफ है, सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। यानी कि अगर मेरे पास, आपके पास आधार कार्ड है तो ये नहीं बोल सकते कि हम भारत का सिटीजनशिप है, नहीं, सिर्फ आधार के बेसिस पर नहीं बोला जा सकता। आपका आइडेंटिटी है, वेल एंड गुड, बट आप सिटीजनशिप अभी नहीं है। आप सिटीजनशिप के लिए क्या क्या होना जरूरी है वो आगे डिस्कस कर लेंगे। यह रूलिंग सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के कंटेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं, कुछ लोग का कहना है कि भाई नहीं, आधार होने से सिटीजनशिप प्रूफ हो जाता है, कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट बोला कि नहीं भैया, आप जो सोच रहे हो ना वो गलत है। क्यों गलत है, उसके पीछे भी हम कारण देते हैं, एक वैलिड कारण है। आधार क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। आधार एक 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जो UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इशू करती है, ठीक है।
यह आधार एक्ट 2016 के तहत ऑपरेट करता है। दूसरा, तीसरा क्या है, आधार पाने के लिए सिर्फ आपको रेसिडेंस प्रूफ चाहिए, सिटीजनशिप प्रूफ जरूरत नहीं है। आपका पास रेसिडेंस प्रूफ है तो आप सीधा आधार बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए फॉरेन नेशनल्स, लॉन्ग टर्म रेसिडेंट्स एंड रेफ्यूजीज भी थियोरेटिकली आधार एलिजिबल हो सकते हैं। मतलब कोई भी आएगा यहाँ पर साल 6 महीना रह लेगा, एड्रेस बना लेगा और फिर उसका क्या हो जाएगा भाई, आधार क्लियर रहेगा। तो आधार बन जाएगा तो इसका मतलब थोड़े बोलेगा कल को कि भाई मेरा हम भारत का सिटीजन हो गए, नहीं, है ना। यही कारण था सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार इज इक्वल टू आइडेंटिटी नॉट सिटीजनशिप, यानी कि आधार जो है ना आइडेंटिटी से होगा बट इससे नहीं होगा, सिटीजनशिप के लिए नहीं है। ठीक है, यूआईडीआई के बारे में बात करते हैं। यूआईडीआई का स्ट्रैटेजी बॉडी है, आधार एक्ट 2016 के तहत बनी है। यह मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEITY मेटी जो भी है के अंडर काम करती है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आधार डेटा का बायोमेट्रिक पार्ट्स, फिंगरप्रिंट्स और आइरिस स्कैनिंग होता है, ये तो हम लोग सब जानते ही हैं। सिटीजनशिप कैसे प्रूफ होती है, वैलिड डॉक्यूमेंट्स उसके लिए क्या क्या है भाई, तो पासपोर्ट है, सिटीजन का स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूफ हो गया। वोटर आईडी कार्ड है तो आप हो जाइएगा सिटीजनशिप। बर्थ सर्टिफिकेट है, बर्थ प्लेस प्रूफ करना होगा आपको। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट है न्यूट्रलाइजेशन के केस में अगर ये ऐसा चीज़ है तो। और आधार नहीं, यह सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग पॉइंट है, मतलब ये आधार नहीं चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं सिटीजनशिप एक्ट एंड CAA कनेक्शन। अब सिटीजनशिप एक्ट और CAA से इसका कनेक्शन क्या है, तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 की बात करते हैं तो इंडिया में सिटीजनशिप के रूल डिफाइन करता है ये एक्ट। इसमें सिटीजनशिप बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, न्यूट्रलाइजेशन शामिल है, सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब अगर CAA 2019 का बात करते हैं तो सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट एक्ट आया था। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए 6 माइनॉरिटीज़, जिसमें हिंदू है, सिख है, बुद्धिस्ट है, जैन है, पारसी और क्रिश्चियन है, उसको फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप देता है। मतलब ये लोग अगर आ रहा है, माइनॉरिटी वाला अगर इंडिया में आ रहा है तो इसको फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप मिल जाएगा। और इसमें से मुसलमान लोगों को, मुस्लिम को अलग किया गया, नहीं रखा गया, एक्सक्लूड कर दिया गया। CAA कॉन्टेक्स्ट में कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट था कि आधार धारकों को सिटीजन माना चाहिए, माना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह आर्ग्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया। सिंपल है, CAA के कॉन्टेक्स्ट में लोग बोल रहा था कि भाई आधार जो है ना उससे सिटीजनशिप हो जाना चाहिए, ऐसा गलत है ये वो। सुप्रीम कोर्ट बोला भैया नहीं होगा, हम जो है सो हम हैं, बाकी से पानी कम है। CAA के तहत सिटीजनशिप प्रूफ करने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चाहिए, है ना, आधार काफ़ी नहीं है। तो अगर आपको सिटीजनशिप प्रूफ करना है देन आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम यहाँ पर आपके बता ही दिए। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स कनेक्शन देख लेते हैं आर्टिकल्स 12 से 35 के बीच में। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ, आधार को सिटीजनशिप प्रूफ मानना उन लोगों के साथ इनइक्वालिटी होती है जिनके पास आधार नहीं है। तो अगर मान लिया जाएगा तो यहाँ पर इक्वालिटी बिफोर लॉ इनवैलिड हो जाएगा, है ना, तो दिक्कत है। आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, स्टेटलेस पर्सन के राइट्स है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आर्टिकल 19 बोलता है, तो ये भी है कनेक्शन इसका। आर्टिकल 21 में क्या है भाई, तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसी के अंडर राइट टू प्राइवेसी भी आता है, ये भी इससे कनेक्टेड हो गया। जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का एक केस स्टडी है। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया था। राइट टू प्राइवेसी पहले फंडामेंटल राइट्स में नहीं था, अब उसको फंडामेंटल मूल अधिकार में शामिल कर दिया गया है। यह केस आधार को चैलेंज करने के लिए फाइल्ड हुआ था, आधार को ही चैलेंज किया गया था इसमें, और ये सब चीज़ जजमेंट सुनाया गया था। आर्टिकल 21 के अंडर ही आधार डेटा प्रोटेक्शन का आर्ग्यूमेंट आता है। 21 के अंदर ही जो आधार डेटा प्रोटेक्शन है ना, उसका भी बात इसी में चलता है, आर्टिकल 21 के अंदर ही। अब केस क्या था वो समझ लेते हैं। पुट्टास्वामी केस 2018, आधार का लैंडमार्क जजमेंट। पहला, 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने फैसला लिया था, उसमें 5 जज बैठे थे और वो फैसला लिए थे। आधार को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर किया गया, है ना, उसको आधार को ना वैलिड डिक्लेयर किया गया उसी समय 2018 में। लेकिन साथ ही लिमिटेशंस भी लगाया गया। प्राइवेट कंपनीज आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कर सकती है, किसी भी प्राइवेट कंपनी में आधार का ऑथेंटिकेशन नहीं हो सकता। बैंक्स में हो सकता है जो कि सरकारी में आता है ना, ये सब चीज़ हो गया। चाहे आप आधार केंद्र में चले जाइए, वहाँ हो सकता है ये ऑथेंटिकेशन किया जा सकता है, बट प्राइवेट नहीं। स्कूल्स एडमिशन्स, बैंक अकाउंट्स के लिए आधार मैंडेटरी नहीं बनाया जा सकता। ये सीधा साधा बोल दिया गया भाई कि अगर स्कूल एडमिशन में आधार कार्ड मांग रहा है देन आप उसको बोल सकते हैं आधार मैंडेटरी नहीं है, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। चाहे बैंक अकाउंट्स में भी यही चीज़ है।
सिर्फ गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स और पैन लिंकिंग के लिए ही मैंडेटरी रह सकता है। सिर्फ गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम जो होता है ना, गवर्नमेंट के थ्रू जो स्कीम आ रहा है जनता के लिए, उसमें आधार जरूरी होता है, और पैन, और दोनों लिंक होना भी जरूरी हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए भाई, केवाईसी एंड बैंकिंग कनेक्शन, केवाईसी एंड बैंकिंग कनेक्शन की बात करते हैं। तो नो योर कस्टमर में आधार का एक वैलिड ओवीडी, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स है। आधार का एक वैलिड ओवीडी, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है, ये बोला गया केवाईसी में। आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार आधार आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ दोनों के लिए यूज हो सकता है। आधार जो है ना, आइडेंटिटी और एड्रेस दोनों के लिए यूज हो सकता है, लेकिन बैंक अकाउंट खोलने में आधार सिटीजनशिप प्रूफ नहीं करता है, सिर्फ आइडेंटिटी वेरीफाई करता है। एनआरआईज और फॉरेनर्स, एनआरआईज नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस, और फॉरेनर्स भी कुछ केस में आधार बेस्ड केवाईसी कर सकते हैं। यह प्रूव करता है कि आधार इज नॉट इक्वल टू सिटीजनशिप, है ना, क्योंकि यहीं से ना पता चलेगा भाई कि हम आधार से कुछ काम करवा लिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम नागरिक बन गए हैं भारत का, ऐसा नहीं होगा। आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड एमसीक्यू में आते हैं, आधार कार्ड किस चीज़ के लिए प्रूफ है भाई, तो आइडेंटिटी प्रूफ, सिटीजनशिप का नहीं। यूआईडीएआई किस एक्ट के तहत बनाया गया, तो आधार कार्ड, आधार एक्ट 2016। यूआईडीएआई किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, तो MEITY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट किस केस में डिक्लेयर किया गया था, तो जस्टिस केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 केस में। CAA 2019 किन देशों के माइनॉरिटी को सिटीजनशिप देता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में, है ना। आधार में बायोमेट्रिक डेटा के रूप में क्या स्टोर होता है, फिंगरप्रिंट्स एंड आइरिस स्कैनर। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आधार से रिलेटेड था, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे 4 नंबर, ये 4 हो जाएगा हमारा, ठीक है। इंडिया इजराइल FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फर्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन 2026, पहला राउंड ऑफ नेगोशिएशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कोर फैक्ट क्या है, सबसे पहले समझते हैं कोर फैक्ट। 23 से 26 फरवरी 2026 को न्यू दिल्ली में इंडिया इजराइल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की पहली राउंड ऑफ नेगोशिएशंस हुई, है ना, पहला नेगोशिएशंस हुआ वहाँ, कहाँ, दिल्ली में। दोनों देश के लक्ष्य बाईलैटरल ट्रेड को सिग्निफिकेंटली बढ़ाना है, दोनों तरफ से ट्रेड्स को अच्छा करना है। यह इंडिया की ब्रॉडर ट्रेड डिप्लोमेसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। इंडिया का एक मतलब स्ट्रैटेजी है ब्रॉडर ट्रेड डिप्लोमेसी, उसी का ये एक पार्ट बनकर आया है, चाहे है भी। बात करते हैं इसके बारे में। FTA क्या होता है, FTA क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दो या अधिक देशों के बीच एक ट्रीटी है, एक समझौता है जिसमें आपस में ट्रेड पर टैरिफ्स, कस्टम ड्यूटी कम या खत्म कर दी जाती है। आपस में लोग कम करता है या खत्म कर देता है, टैरिफ को, कस्टम ड्यूटी जिसको बोलते हैं। FTA से इंपोर्ट्स सस्ते होते हैं और एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं। FTA से क्या होता है ना, अगर FTA हो जाता है ना तो इंपोर्ट्स क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है, और एक्सपोर्ट क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। FTA सिर्फ गुड्स पर नहीं लगता है, सर्विस और इन्वेस्टमेंट पर भी हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ सामान पर नहीं लगेगा कि फ़ोन पर लग गया, बैग पर लग गया, टीवी में लग गया, नहीं, ये सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट में भी लगता है। FTA WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेमवर्क के अंदर ही नेगोशिएट होता है। FTA जो होता है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेमवर्क के अंदर ही नेगोशिएशन। ऐसा नहीं है कि आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाके अपना साठगांठ कर लीजिए, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर एक चीज़ WTO को पता होता है। इंडिया के FTAs को ऑफिशियली CECA और CEPA भी कहते हैं। अब ये CECA और CEPA भी हम लोग देखेंगे नीचे क्या है। ऑफिशियली इसको ये भी कहा जा सकता है, तो ऐसा नहीं है कि अगर कहीं आ जाता है FTAs ऑफ इंडिया तो आप ये भी रहेगा तो भी समझिएगा, ये भी रहेगा तो भी समझ पाइएगा। अब CECA वर्सेस CEPA वर्सेस FTA डिफरेंसेस देख लेते क्या है। FTA क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सिर्फ गुड्स पर टैरिफ रिडक्शंस, गुड्स सर्विस इन्वेस्टमेंट, ये चीज़ हो गया। CECA क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट, गुड्स पर, सर्विसेज पर, इन्वेस्टमेंट पर, तीनों कवर होते हैं। मतलब अगर सिर्फ FTA का बात कर ले तो सिर्फ गुड्स, और CECA आ गया तो उसमें गुड्स, सर्विस और इन्वेस्टमेंट तीनों, ठीक है। फिर CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, CEC से भी ब्रॉड, ये ना इससे भी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। एडिशनल एरियाज, जैसे एडिशनल क्या होता है, जैसे गुड्स और सर्विस और इन्वेस्टमेंट तो है ही, उसमें हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कंपटीशन पॉलिसी भी कवर हो जाता है इसमें। अब इंडिया और UAE का एग्रीमेंट जो है ना वो CEPA का है ना। इंडिया और UAE का जो एग्रीमेंट है वो CEPA का है,
और जो अभी जो हुआ है इससे इजराइल से वो हमारा CECA का है, क्योंकि उसमें गुड्स है, सर्विसेज है, इन्वेस्टमेंट है, तीनों कवर है। इंडिया श्रीलंका का FTA है। यदि डिस्टिंक्शन एग्जाम में आता, यही डिस्टिंक्शन एग्जाम में भी आ सकता है कि इंडिया श्रीलंका के बीच जो है वो कैसा ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, तो FTA है, CECA है, CEPA है, ऐसा करके पूछा जा सकता है। इसलिए तो हम सब यहाँ मेंशन कर दिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इंडिया के मेजर एग्जिस्टिंग FTAs, अब मेजर एग्जिस्टिंग FTAs इंडिया का कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। इंडिया श्रीलंका FTA 1998 इंडिया का पहला FTA बना था। इंडिया एशियन FTA है ना, 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, मतलब 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ है इंडिया एशियन FTA 2010। इंडिया जापान CEPA 2011। इंडिया साउथ कोरिया CEPA 2010। इंडिया UAE CEPA 2022 रीसेंट और इम्पॉर्टेंट भी है ना। इंडिया UAE, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA इंटरिम एग्रीमेंट हुआ है इसमें, और इंडिया इजराइल FTA अभी नेगोशिएशन चल रहा है करंट इवेंट में, ये काफ़ी अभी चल रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल दौरा पर है तो उससे रिलेटेड चल रहा है। इंडिया इजराइल बायलैटरल रिलेशंस, बात करते हैं इंडिया और इजराइल के बारे में। इंडिया ने इजराइल को 1950 में रिकॉग्नाइज किया, लेकिन फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1992 में इस्टेब्लिश हुआ। मतलब इंडिया इजराइल में बातचीत चाहिए वो 1950 में स्टार्ट हुआ था थोड़ा बहुत, यानी कि होता व्हाट्सएप में हाय हेलो हुआ, उसके बाद फुल फ्लोज में एकदम मस्त खाना का फोटो, नाश्ता का फोटो, जिम का फोटो, ये वो फोटो 1992 से स्टार्ट हुआ है ना। फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस, दोनों देशों के बीच करंटली $7.8 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड है दोनों देशों के बीच में, 7 से 8 बिलियन डॉलर का। इजराइल इंडिया को डिफेंस इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करता है। अब इजराइल क्या देता है इंडिया को? इंडिया को देता है डिफेंस का एकदम मस्त हैवी इक्विपमेंट देता है, एमिनेशंस वगैरह, ये ड्रोन, वो मशीन गन, ये फलाना ढिमकाना। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, इजराइल का एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी बहुत ही हाई क्लास है, वो देता है। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम देता है जो भारत को ज़रूरत भी है। इंडिया इजराइल को डायमंड्स देता है, केमिकल्स देता है और मशीनरी एक्सपोर्ट करता है, ये इंडिया दे रहा है भाई। डायमंड ट्रेड इंडिया इजराइल ट्रेड का सबसे बड़ा कंपोनेंट है। अब डायमंड का जो ट्रेड होता है ना वो सबसे बड़ा कंपोनेंट है। सूरत के डायमंड कटर्स इजरायली रफ डायमंड्स प्रोसेस करते हैं। मतलब सूरत का जो डायमंड कटर्स है, जो स्किल्ड वर्कर है, जो स्किल्ड पर्सनस हैं, वो इजराइल का रफ डायमंड्स को ना प्रोसेस करते हैं, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ वाले लोग नहीं कर पाते हैं। इजराइल इंडिया का टॉप डिफेंस सप्लायर रहा है रशिया के बाद। इजराइल जो है ना इंडिया का टॉप डिफेंस सप्लायर है। मतलब क्या कि रशिया के बाद सबसे ज़्यादा जो डिफेंस सप्लाई करता है इंडिया को, वो कौन है? इजराइल। ये चीज़ समझ में आ गया। अब इंडिया ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क पर बात कर लेते हैं। इंडिया का ट्रेड पॉलिसी क्या है भाई? इंडिया की ट्रेड पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज हैंडल करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। DGFT डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, DGFT बोलते हैं उसको, फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करता है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यानी कि FTP हर साल में अनाउंस होते हैं। करंट FTP 2023 से 28 का है, कुछ भी पूछा सकता है, छोटा छोटा फैक्ट डाल दिया। इंडिया आत्मनिर्भर भारत के तहत सेलेक्टिव FTAs कर रहा है, सभी के साथ नहीं। आत्मनिर्भर भारत के लिए ना इंडिया कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है कि भाई इसके साथ करेंगे तो ठीक रहेगा, ताकि मेरे कंट्री में भी कुछ अच्छा हो चले, है ना। इंडियाज़ ने RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ज्वाइन नहीं किया 2020 में डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज प्रोटेक्ट करने के लिए। RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये इसमें इंडिया पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि इंडिया को लगता है कि अगर इसको हम पार्टिसिपेट कर लेते हैं ना तो फिर हमारा रीजनल जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है ना वो भी खराब हो जाएगा, तो उसको नहीं किया। तो एक अच्छा बात था। RCEP से इंडिया का बाहर रहना इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब RCEP से इंडिया बाहर कैसे रहा भाई, उसके बारे में सोच लेते हैं। RCEP वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रेड ब्लॉक है, 15 कंट्रीज, वर्ल्ड GDP का 30%। RCEP से इंडिया बाहर है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा ब्रॉड एरिया है, वर्ल्ड GDP का 30%। इंडिया को डर था कि चाइनीज़ गुड्स फ्लड हो जाएंगे इंडियन मार्केट में। अब इंडिया को ये समस्या गया था कि अगर इसमें हम एग्रीमेंट में साइन कर लेते हैं, चाहे घुस जाते हैं, तो चाइना का जो सामान है ना वो पूरा का पूरा भारत में भर जाएगा, जिससे नुकसान होने वाला है। इंडिया ने कहा कि RCEP के टर्म्स इंडिया के फार्मर्स और MSME के लिए अनफेयर है, ऑब्वियस है कि अच्छा नहीं है इंडिया के लिए, तो हम इसमें नहीं घुसेंगे। यह डिसीजन इंडिया के प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी को दर्शाता है। मतलब अपना कंट्री को भी तो देखना है, ऐसा नहीं है कि बाहर वाला कंट्री खाली हम लोग यूज़र बन के रह जाए, मैन्युफैक्चर हम लोग को बनना है भाई, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है चाइना के बाद। इंडिया इजराइल FTA उसी सेलेक्टिव अप्रोच का हिस्सा है जहां इंडिया ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ FTA करता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टेड पार्टनर के साथ, जैसे इजराइल हो गया, रशिया हो गया, फिर श्रीलंका हो गया, ये लोग के साथ ही कर रहा है ट्रेड।
बात करते हैं जीडीपी और ट्रेड कनेक्शन। जीडीपी का ट्रेड कनेक्शन ये बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। एफटीए से करंट अकाउंट अफेक्ट होता है। एफटीए से क्या होगा, क्या इफेक्ट करेगा, करंट अकाउंट। इंपोर्ट्स बढ़े तो करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ सकता है, ये पहला चीज़ हो गया। बैलेंस ऑफ ट्रेड में एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स हो गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट्स और प्लस कैपिटल अकाउंट हो गया। फिर एफटीए से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई भी अट्रैक्ट होती है। एफटीए से क्या होता है ना, एफडीआई भी मतलब अट्रैक्ट होता है कि भाई चलो ठीक है वहाँ जाकर इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ जाकर ये सब काम करेंगे, ऐसा ऐसा प्लांट लगाएंगे। इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर करंटली यूएस से है, गुड्स प्लस सर्विस दोनों मिलकर। गुड्स और सर्विसेज मिलाकर देखा जाए तो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है, यूएस से। आते हैं कुछ एमसीक्यूज में। इंडिया इजराइल एफटीए की पहली नेगोशिएशन कहाँ हुई, न्यू दिल्ली। इंडिया का पहला एफटीए किस देश के साथ था, श्रीलंका 1998। इंडिया किस ट्रेड एग्रीमेंट में शामिल नहीं हुआ, आरसीईपी में। इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कौन सी मिनिस्ट्री हैंडल करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सीईपीए एंड एफटीए में क्या अंतर है, एफटीए सिर्फ गुड्स कवर करता है और सीईपीए गुड्स प्लस सर्विस प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस एडिशनल एरियाज कवर करता है। इंडिया यूएई का ट्रेड एग्रीमेंट किस कैटेगरी में आता है भाई, तो सीईपीए में आता है। और डीजीएफटी का फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो ये हो गया कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट में, ये होगा हमारा 5वां नंबर। ठीक है, 5वां नंबर को समझते हैं क्या है। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड आवास फाइनेंसर्स, है ना, आवास फाइनेंसर्स यूएस डॉलर 108 मिलियन फाइनेंसिंग, मतलब मिला है कुछ कुछ पैसा, उसके बारे में हम लोग समझते हैं, है ना। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने इंडिया की हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आवास फाइनेंसर्स को यूएसडी 108 मिलियन 108 मिलियन डॉलर का डेट फाइनेंस दिया है, मतलब दिया है कि भाई काम करो। इसमें से 8 मिलियन CANPA कैनेडियन क्लाइमेट फंड फॉर द प्राइवेट सेक्टर इन एशिया फंड से आएगा। 8 मिलियन उसमें से आएगा, कहाँ से, कैनपा से। यह फंडिंग अफोर्डेबल हाउसिंग और MSME लेंडिंग के लिए आया है। MSME में मतलब छोटा व्यापार जो होता है ना, उसमें कर्ज उर्ज देना, उसके लिए आया है, और अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए आया है। यह ग्रीन फाइनेंस का भी हिस्सा है, ये ग्रीन फाइनेंस का भी हिस्सा है, क्योंकि CANPA यानी कि कानपा जो भी बोल लीजिए, क्लाइमेट फोकस्ड फंड है। ये क्लाइमेट पर ज़्यादा फोकस करता है, यानी कि क्लाइमेट से रिलेटेड अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो हम आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं। चलिए बात करते हैं एडीबी के बारे में। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर्स मनीला फिलीपींस। डायरेक्ट MCQ आ जाता है एकदम खतरनाक, एकदम खड़ाक से। इस्टेब्लिश्ड 1966 में। मेंबर 68 मेंबर्स टोटल हैं, जिनमें 49 रीजनल है और 19 नॉन रीजनल मेंबर्स हैं। प्रेसिडेंट कौन है, ट्रेडिशनली जापानीज नेशनल होता है, देखा जाता है कि तो ज़्यादातर करके जापानीज ही बनता है। करंट प्रेसिडेंट मसाटो कनाडा है। इंडिया एडीबी का 4th लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। एडीबी का 4th लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन है भाई, इंडिया। लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन है, यूएसए, जापान। दोनों इक्वल में अगर देखा जाता है, फिर चाइना है और फिर इंडिया, यानी कि यूएस, जापान, चाइना, इंडिया। एडीबी का फोकस क्या है, एशिया पैसिफिक रीजन में पॉवर्टी रिडक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पॉवर्टी रिडक्शन करना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रख के चलना है, जिसी में ग्रीन आ जाता है। एडीबी वर्सेस वर्ल्ड बैंक वर्सेस IMF। अब ये तीनों में क्या डिफरेंसेस है देख लेते हैं। एडीबी क्या करता है, एशिया पैसिफिक रीजन स्पेसिफिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फाइनेंस करता है, हेडक्वार्टर्स मनीला में। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, ग्लोबली पॉवर्टी रिडक्शंस, हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन DC में। 2 इंस्टीट्यूशंस IBRD और IDA पर काम करता है ना। ये एशिया के लिए है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए होगा ग्लोबल। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ग्लोबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्राइसिस में हेल्प करता है, अगर कोई टाइप का क्राइसिस जैसे कोविड था उसमें हेल्प किया था। हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन DC में। एडीबी और वर्ल्ड बैंक दोनों डेवलपमेंट बैंक से, IMF मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन से। ये दोनों क्या है, डेवलपमेंट बैंक है, बट ये जो हो गया ना मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन से। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स कंट्रीज का बैंक, हेडक्वार्टर शंघाई। NDB एक बना है जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से है, और ये ब्रिक्स कंट्री बनाया है, ठीक है ना, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। हेडक्वार्टर्स का कहाँ रखा गया भाई, तो शंघाई चाइना में रखा गया। आवास फाइनेंसर्स क्या है, यह एक HFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, RBI नहीं है। NHB इसे रेगुलेट करता है, यानी कि मतलब इसको रेगुलेट करने वाला RBI नहीं है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, इसको नेशनल हाउसिंग बैंक रेगुलेट करता है। NHB नेशनल हाउसिंग बैंक या RBI की सब्सिडरी है, सभी HFCs को रेगुलेट करता है। RBI की सब्सिडरी कंपनी है NHB।
जो सभी एचएफसीज को रेगुलेट करती है। आवास प्राइमरी लो इनकम एंड मिडिल इनकम बोरोअर्स को होम लोन्स देती है। लो इनकम मतलब कम पैसा चाहिए जिसको घर के लिए, चाहे मिडिल इनकम बोरोअर जो होगा उसके लिए होम लोन्स देती है। यह राजस्थान बेस्ड कंपनी है आवास फाइनेंस। आते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग गवर्नमेंट स्कीम में। PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम 2015 में लॉन्च हुआ। PMAY के दो कंपोनेंट्स है, PMAY अर्बन एंड PMAY ग्रामीण। अर्बन में और ग्रामीण यानी कि रूरल। PMAY अर्बन में CLSS क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है, जिसमें होम लोन पर इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है। होम लोन जब मिलता है ना तो उस पर इंटरेस्ट का सब्सिडी मिलता है, मतलब इंटरेस्ट आपको बहुत कम देना पड़ता है। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एनुअल इनकम 3 लाख तक होना चाहिए। LIG लो इनकम ग्रुप, एनुअल इनकम 3 से 6। MIG मिडिल इनकम ग्रुप, एनुअल इनकम 6 से 18। एंड PMAY का टारगेट 2022 था जो एक्सटेंड हुआ है। PMAY का जो टारगेट रखा गया था कि इतना करना है वो 2022 था, बट उसको हटा के कर दिया कि वो बीच में 2 साल 3 साल तो ऐसे ही निकल गया था ना कोविड की वजह से, तो वो ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। चलो भाई आते हैं MSME क्या है, कंप्लीट फ्रेमवर्क देख लेते हैं। फुल फॉर्म माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006 के तहत डिफाइन होता है। ये 2006 MSME डेवलपमेंट एक्ट है ना, उसके तहत ये आता है। उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है, MSME का ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन पोर्टल है। करंट MSME क्लासिफिकेशन क्या है, रिवाइज 2020 में। माइक्रो में आता है इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़, टर्नओवर लेस देन और इक्वल टू 5 करोड़। स्मॉल में इन्वेस्टमेंट है लेस देन 10 करोड़, लेस देन और इक्वल टू 10 करोड़, और टर्नओवर लेस देन और इक्वल टू 50 करोड़। मीडियम में आता है इन्वेस्टमेंट लेस देन इक्वल टू 50 करोड़ एंड टर्न ओवर लेस देन और इक्वल टू 250 करोड़। तो ये माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। इंपॉर्टेंस क्या है, इंडिया के जीडीपी में 30% का कंट्रीब्यूशन है। 45% ऑफ एक्सपोर्ट्स MSME से आते हैं। 11 करोड़ से अधिक लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, और एग्रीकल्चर के बाद सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर यही है, MSME। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो भी है, माइक्रो स्मॉल। MSME लेंडिंग का बात कर लेते हैं। पैसा वैसा जो देता है सो RBI रेगुलेशंस क्या कहता है, बैंकिंग एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, है ना। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, PSL प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। RBI मैंडेट करता है कि बैंक्स अपनी लेंडिंग का सर्टेन परसेंटेज प्रायोरिटी सेक्टर को दे। RBI ये चीज़ देखते रहता है कि भाई तुम जो पैसा दे रहे हो वो किसी पर्टिकुलर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इस जगह पर तो जाना ही चाहिए। टोटल PSL टारगेट कितना है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए 40% एंड ANBC एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट ऑफ ANBC एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट 40% जाना चाहिए। कहाँ भाई, प्रायोरिटी सेक्टर में। MSME PSL टारगेट है ना, प्रायोरिटी सेक्टर लिमिटेड टारगेट जो है ना, इसमें MSE का इंपॉर्टेंट सब कैटेगरी है। जैसे आ जाता है हमारा मुद्रा, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनरी एजेंसी, स्मॉल बिजनेस को 10 लाख तक का लोन मिलता है। फिर मुद्रा के 3 प्रोडक्ट हैं, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में 50,000 तक, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक, और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक। CGTMSE क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस कोलैटरल फ्री लोन्स के लिए गारंटी देता है। मतलब CGTMSE जो होता है ना वो कोलैटरल फ्री, यानी कि आपको हाथ में पैसा दिया जाता है, आपसे कुछ एवज में लिया नहीं जाता कि नहीं भाई आपको देना पड़ेगा तभी आपको लोन मिलेगा, ये सब चीज़ें। तो ये बैंकिंग एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रीन फाइनेंस एंड CNAPA कैनपा कनेक्शंस वो समझ लेते हैं। कैनपा क्या है भाई, तो कनेडियन क्लाइमेट फंड फॉर द प्राइवेट सेक्टर इन एशिया। कनेडियन क्लाइमेट यानी कि वो क्लाइमेट से रिलेटेड, क्लाइमेट के लिए अच्छा काम करो तो वो पैसा देने के लिए तैयार है। ADB का क्लाइमेट फोकस्ड फंड है, ADB का क्लाइमेट फोकस्ड फंड है। ग्रीन फाइनेंस का मतलब है कि लोन स्पेसिफिकली इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट के लिए हो, यानी कि लोन वैसे चीज़ को दो, वैसे जगह में दो जहाँ क्या हो रहा है ना, इन्वायरमेंट फ्रेंडली काम हो रहा है। अफोर्डेबल हाउसिंग में ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पर कैनपा फंडिंग मिलती है, यानी कि अफोर्डेबल हाउसिंग में अगर ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहा है, कोई चला रहा है, उसको रेगुलेट कर रहा है, देन उसको फंड मिलता है। ग्रीन बॉन्ड्स क्या है, एनवायरमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए बॉन्ड्स। सेबी ने इंडिया में इसके गाइडलाइंस बनाए हैं। सेबी में प्रोजेक्ट्स के लिए बॉन्ड्स बनाया गया है और गाइडलाइंस बना हुआ है इंडिया में। ESG इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस मॉडर्न लेंडिंग में यह फ्रेमवर्क इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट हो रहा है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। NHB और RBI हाउसिंग फिनांस रेगुलेशंस की बात करते हैं।
एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक सभी एचएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को रेगुलेट करता है और ये क्या है, आरबीआई का सब्सिडरी है। आरबीआई सभी कमर्शियल बैंक्स और एनएफसी को रेगुलेट करता है। 2019 से पहले एचएफसी को एनएचबी रेगुलेट करती थी। 2019 में रेगुलेशन आरबीआई को ट्रांसफर हुआ और यह इंपॉर्टेंट चेंज है ना। एनएचबी अभी भी रीफाइनेंसिंग और प्रमोशनल रोल निभाती है, रीफाइनेंसिंग और प्रमोशनल रोल निभाती है। एनएचबी की स्थापना 1988 में हुई। एक्सपेक्टेड एमसीक्यू में आते हैं, एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला फिलीपींस। एडीबी की स्थापना 1966। मुद्रा का फुल फॉर्म माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनरी एजेंसी। मुद्रा के तहत मैक्सिमम कितना लोन मिलता है, 10 लाख तक तरुण कैटेगरी में। पीएसएल के तहत बैंकिंग्स को अपनी लेंडिंग का कितना प्रतिशत प्राइवेट सेक्टर को देना होता है, 40%। करंट एमएसएमई क्लासिफिकेशन में मीडियम इंटरप्राइजेस की इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या है, 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ टर्नओवर। एनएचबी की स्थापना कब हुई, 1988 में। कैनपा CANP का फुल फॉर्म क्या है, कैनेडियन क्लाइमेट फंड फॉर द प्राइवेट सेक्टर इन एशिया। क्लियर। चलिए अब आते हैं अपना नेक्स्ट में, जो कि है छठा नंबर। छठा नंबर क्या है, सूजविका एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी 40th फाउंडेशन डे मनाया गया है। ये है हमारा कौन सा भाई, छठा नंबर होगा, छठा सातवां जो भी होगा। चलिए भाई बात करते हैं कोर फैक्ट क्या है। डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT का 40th फाउंडेशन डे मनाया गया, 40वां फाउंडेशन डे मनाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने AI ड्रिवन बायोटेक पोर्टल सूजविका लॉन्च किया। DBT मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। यह पोर्टल बायोटेक सेक्टर में AI और गवर्नेंस को इंटीग्रेट करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में बायोटेक सेक्टर में ना AI और गवर्नेंस को मिक्स करता है, मिलाता है, एक दूसरे से लिंक कराता है। DBT के बारे में देख लेते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्या है, फुल फॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इस्टेब्लिशमेंट 1986, इसलिए 2026 में 40th फाउंडेशन डे हो गया। फिर यह मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, साइंस वाला चीज़ है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 3 डिपार्टमेंट्स है, DBT, DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड DSIR डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। DBT का फोकस क्या है, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च। DBT का फोकस क्या है, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च, बायोफार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर बायोटेक और हेल्थ केयर इनोवेशन। डॉक्टर जितेंद्र सिंह मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डॉक्टर जितेंद्र सिंह मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंस चार्ज है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। ये हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बात करते हैं, स्ट्रक्चर क्या है। पहला DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस पॉलिसी, रिसर्च फंडिंग, SERB इसके अंडर में आता है। फिर DBT डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक रिसर्च एंड इनोवेशन। DSIR डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडस्ट्रियल R&D CSIR के इसके अंडर में है। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च 37 नेशनल लेबोरेटरीज ऑपरेट करती है DSIR के अंडर। CSIR पहले भी बात किए हुए हम लोग। SERB साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, रिसर्चर्स को ग्रांट्स देता है DST के अंदर। ये चीज़ हो गया हमारा DBT और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। अब DBT के अंडर इंपॉर्टेंट बॉडीज कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। BIRAC बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, बायोटेक स्टार्टअप्स को फंडिंग और मेंटरशिप करती है। NIBMG नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जेनोमिक्स, कल्याणी वेस्ट बंगाल में। NCBs नेशनल सेंटर्स फॉर बायोलॉजिकल साइंस, बेंगलोर में। ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स, फरीदाबाद में। एंड RCGM रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशंस, GMO क्रॉप्स को अप्रूव करता है। GMO जो जेनेटिक मॉडिफाइड जो होता है ना क्रॉप्स, उसको अप्रूव करता है। सूजविका पोर्टल के बारे में बात करते हैं। सूजविका एक AI ड्रिवन पोर्टल है जो बायोटेक सेक्टर के लिए बनाया गया है। यह DBT के स्कीम, फंडिंग और रिसर्च को सिंगल प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट कर देता है। फिर AI का यूज़ क्या है भाई, तो एप्लीकेशन प्रोसेस करना, डेटा एनालाइज करना, रिसर्चर्स को रेलेवेंट स्कीम से कनेक्ट करना, ये सब सारा काम होता है। AI किस लेवल पर चल रहा है आपको पता ही है। यह AI इन गवर्नेंस का एग्जाम्पल है जो UPSC मेंस के लिए डिस्कस में होता है। ये AI इन गवर्नेंस है तो हो सकता है UPSC वगैरह में पूछा जाए, स्टेट में तो खैर इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। पोर्टल का नाम सूजविका है, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकता है, इसलिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट फॉलो करें। वाह, अभी उसका पूरा नाम नहीं आया, सूजविका नाम से सिर्फ आया है, तो देखते हैं क्या होता है। इंडिया का बायोटेक सेक्टर बात करते हैं। इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट बायोटेक हब है एशिया पैसिफिक में।
पहला चीज़। दूसरा क्या है, इंडिया की बायोटेक इंडस्ट्रीज $130 बिलियन से अधिक की है। हैदराबाद को इंडिया के जिनोम वैली कहते हैं या इंडिया का बायोटेक कैपिटल है। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, इसलिए फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे वर्ल्ड की लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर बाई वॉल्यूम है, दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। और भारत बायोटेक हैदराबाद कोवैक्सीन बनाई थी इसी कंपनी है, भारत बायोटेक में। एआई इन गवर्नमेंट्स इंपॉर्टेंस पोर्टल्स एंड इनिशिएटिव्स, सुजविका डीबीटी का एआई ड्रिवन बायोटेक पोर्टल करंट इवेंट चल रहा है जो। उमंग यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशंस फॉर न्यू एज गवर्नेंस, 1200 प्लस गवर्नमेंट सर्विसेज एक ऐप पर, मतलब 1200 से प्लस गवर्नमेंट सर्विसेज एक ही ऐप पर मिल जाता है। डिजी लॉकर डिजिटल डॉक्यूमेंट स्टोरेज आधार से लिंक्ड है। फिर जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पोर्टल हो गया। पीएफएमएस पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम गवर्नमेंट फंड ट्रैक करता है, गवर्नमेंट फंड कहाँ कहाँ आ रहा है ये वो सब ट्रैक करता है। आरोग्य सेतु कोविड के दौरान कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप हो गया आरोग्य सेतु। और कोविन कोविड वैक्सीनेशन पोर्टल। बायोटेक रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम क्या है, बायो E3 पॉलिसी बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी एनवायरनमेंट एम्प्लॉयमेंट 2024 में लॉन्च हुई। हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट करती है, हाई परफॉर्मेंस खतरनाक है। ऐसा नहीं कि इंडिया में टेक्नोलॉजी नहीं है, इंडिया में भी है, पर थोड़ा सा पीछे है अभी हम लोग। नेशनल बायोफार्मा मिशन डीबीटी की स्कीम है, अफोर्डेबल और बायोफार्मास्यूटिकल्स डेवलप करने के लिए है नेशनल बायोफार्मा मिशन। बायोटेक किसान स्मॉल फार्मर्स को बायोटेक सॉल्यूशंस देने के लिए। पीएम JABAC जैबैक जनजातीय आदिवासी बायोटेक एडवांसमेंट कैंपेन ट्रिबल एरियाज में बायोटेक का यूज़ कराती है, मतलब जो सुदूर एरिया है ना उसमें बायोटेक का यूज़ कैसे करना है वो चीज़ दिखाता है। वन हेल्थ इनिशिएटिव ह्यूमन एनिमल्स एनवायरनमेंट की हेल्थ को इंटीग्रेट अप्रोच से देखना, वन हेल्थ इनिशिएटिव सॉरी। नेक्स्ट में आता है GMO क्या है भाई, एंड बायोटेक रेगुलेशन इन इंडिया। EPA है ना, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में GMO रेगुलेशंस का बेस लॉ बना है, जेनेटिकली मॉडिफाइड वाला। GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी GMO क्रॉप्स को कमर्शियल रिलीज की अप्रूवल देता है। MOEFCC मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर, मतलब अप्रूवल करता है कि भाई आप जेनेटिकली मॉडिफाई कर ले, लेकिन ये क्या खाने लायक है नहीं है, उसको अप्रूव करने का काम GEAC का है। RCGM DBT के अंदर कंटेन रिसर्च अप्रूव करता है। BT कॉटन इंडिया में अप्रूव हुई पहली और अब तक की एकमात्र GM क्रॉप, अभी तक की पहली इंडिया में डेवलप हुई एकमात्र GM क्रॉप है BT कॉटन। GM मस्टर्ड अभी रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस है, कंट्रोवर्शियल चल रहा है GM मस्टर्ड, पता नहीं क्या होगा, अगर हो जाता है तो अच्छा हो जाए। एक्सपेक्टेड MCQ की बात करते हैं। सुजविका पोर्टल किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DBT में। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई, 1986 में। हैदराबाद को किस नाम से जाना जाता है, जीनोम वैली। BIRAC का फुल फॉर्म क्या है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल। इंडिया में अप्रूव हुई पहली GM क्रॉप कौन सी है, BT कॉटन। GEAC किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, मोइफेक MOEFCC मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत। CSIR कितनी नेशनल लेबोरेटरीज ऑपरेट करती है, 37। एंड बायो E3 पॉलिसी का कब लॉन्च हुआ, 2024 में। ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, शायद 7वां नंबर होगा ये, इंडिया फ्रांस DTAC अमेंडमेंट डबल टैक्सेशन। अब ये जो समझ लेते हैं इंडिया और फ्रांस के बीच का कहानी को, ठीक है। कोर फैक्ट क्या है, इंडिया और फ्रांस ने अपने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस कन्वेंशन DTAC को अमेंड किया है, मतलब थोड़ा सा उसमें चेंजेस लेकर आया है। इसमें 2 मेजर चेंज हुए हैं। MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज हटाया गया है और कैपिटल गेन टैक्स रूल्स बदले गए हैं, यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला क्लॉज हटा दिया गया है और कैपिटल गेन टैक्स रूल्स बदल दिया गया है। यह अमेंडमेंट दोनों देशों के बीच इन्वेस्टमेंट और ट्रेड को क्लैरिटी देने के लिए किया गया है। हाँ चलिए तो बात करते हैं डबल टैक्सेशन क्या होता है। जब एक इनकम पर 2 अलग अलग देश टैक्स लगाए तो उसे डबल टैक्सेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, एक इंडियन व्यक्ति फ्रांस में काम करता है मान लीजिए, तो उसकी इनकम पर फ्रांस भी टैक्स लगाएगा और इंडिया भी, डबल टैक्सेशन इसी को बोलते हैं। यह सिचुएशन फॉरेन इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करती है। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब होता है ना तो उसमें डिस्करेजमेंट आता है कि नहीं भाई क्यों करेंगे, यहाँ भी टैक्स देंगे वहाँ भी टैक्स देंगे, नहीं देना है हमको। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देश आपस में DTAA या DTAC साइन करते हैं। DTA और डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट हो गया और DTAC डबल टैक्स अवॉइडेंस कन्वेंशन हो गया। एसेंशियली सेम होते हैं, बस नाम अलग अलग होता है, काम एक ही है, बस नाम थोड़ा सा अलग कर दिया गया।
DTAC और DTAA कैसे काम करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पशन मेथड में एक देश इनकम की कंप्लीटली टैक्स फ्री कर देता है ना, अगर दूसरे देश में ऑलरेडी टैक्स दिया गया है तो। ऑलरेडी अगर मान लीजिए एक कंट्री में, एक कंट्री है कोई और बी है, अब यहाँ से माल जा रहा है यहाँ पर, समझ लेते हैं, है ना। अब यहाँ पर ऑलरेडी अगर उसको टैक्स लग गया तो यहाँ पर टैक्स नहीं लगा, अगर यहाँ नहीं लगा है तो हम आपसे वहाँ ले लेंगे, ये चीज़ है। क्रेडिट मेथड, दूसरे देश में दिए गए टैक्स को अपने देश के टैक्स में से क्रेडिट के रूप में माइनस कर देते हैं। सोर्स कंट्री, जहाँ इनकम अर्न होती है। रेसिडेंस कंट्री, जहाँ टैक्स पेयर रहता है। और ट्रीटी डिसाइड करती है कि किस देश को टैक्स लगाने का प्राइमरी राइट है। तो ये सब बहुत ही ईजिली काम हो जा रहा है अगर ये कन्वेंशन, ये चाहिए जो एग्रीमेंट होता है वो हो जाए तो। MFN क्लाउज क्या होता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज, जो हटाया गया उसको देख लेते हैं। मतलब है कि अगर इंडिया किसी तीसरे देश को कोई बेटर टैक्स ट्रीटमेंट देता है तो वह ट्रीटमेंट ऑटोमेटिकली फ्रांस को भी मिलेगा, है ना। मतलब ये, इसका मतलब ये है कि इंडिया किसी तीसरे देश को कोई भी बेटर टैक्स ट्रीटमेंट देता है तो वही चीज़ किसी दूसरे के लिए भी, फ्रांस के लिए भी लागू हो जाएगा। भाई तुम इसको इतना दे रहा है तो हमको भी तुमको इतना ही देना पड़ेगा। यहाँ क्लॉज ओरिजिनली इन्वेस्टर्स को इक्वल ट्रीटमेंट देने के लिए था। प्रॉब्लम क्या हुआ, इंडिया ने स्लोवानिया, लिथुआनिया जैसे देश को कम टैक्स रेट दिया था तो फ्रांस ऑटोमेटिकली वही रेट क्लेम करने लग गया। सुप्रीम कोर्ट का नेस्ले केस 2023, कोर्ट ने कहा कि MFN क्लाउज ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होता, इसके लिए सेपरेट नोटिफिकेशन जरूरी है। अच्छा, 2023 में बोला था। इसी कन्फ्यूजन को खत्म करने के लिए इंडिया फ्रांस DTAC में से MFN क्लाउज को हटा दिया गया। अच्छा किया। कैपिटल गेन टैक्स में आते हैं, कैपिटल फ्रेमवर्क। कैपिटल गेन्स क्या होता है भाई, किसी एसेट को बेचने पर जो प्रॉफिट होता है उसे कैपिटल गेन कहते हैं। शॉर्ट टर्म STCG, एसेट कम समय तक रखने पर हायर टैक्स रेट्स, और लॉन्ग टर्म एसेट लंबे समय तक रखने पर लोअर टैक्स रेट, है ना। होल्डिंग पीरियड अलग अलग एसेट्स के लिए अलग अलग होती है। लिस्टेड शेयर्स के लिए 12 मंथ्स, रियल एस्टेट के लिए 24 मंथ्स, है ना। ये अलग अलग चीज़ है। रियल एस्टेट 24 मंथ हो गया तो LTCG में चला गया, और 12 मंथ हो गया तो वो LTCG में चला गया, और उससे कम अगर आ गया तो STCG में ही रहेगा। DTAC अमेंडमेंट से यह डिफाइन हुआ कि इंडिया फ्रांस इन्वेस्टमेंट पर कैपिटल गेन टैक्स किस देश में लगेगा। ये DTAC अमेंडमेंट से ही डिफाइन हुआ है कि कैपिटल गेन टैक्स किस देश में लगेगा, इंडिया में लगेगा या फ्रांस में लगेगा। इंडिया के मेजर टैक्स ट्रीटीज़ का बात कर लेते हैं, स्टैटिक्स में तो आ ही जाता है। इंडिया USA DTAA, मोस्ट इंपॉर्टेंट लार्ज इंडिया डायोस्पोरा एंड IT सेक्टर के कारण। इंडिया UAE DTAA, बहुत इंडियंस UAE में काम करते हैं तो ये भी जरूरी था। इंडिया सिंगापुर DTA, फाइनेंशियल हब होने के कारण इंपॉर्टेंट, कैपिटल गेन्स प्रोविजन इंपॉर्टेंट है। इंडिया मॉरिशस DTAA, हिस्टोरिकल, बहुत फेमस था ये, FDI राउटिंग के लिए यूज़ होता था। 2016 में अमेंडमेंट होकर कैपिटल गेन टैक्स लगाया गया था। इंडिया नीदरलैंड्स DTAA, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट के लिए। इंडिया फ्रांस DTAC, करंट इवेंट जो चल रहा है सो हम लोग पढ़ रहे हैं। मॉरिशस रूट में देखते हैं, इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है। पहले इंडिया मॉरिशस DTAA में कैपिटल गेन टैक्स एग्जाम था, पहले उसमें नहीं था कैपिटल गेन टैक्स। इसका फ़ायदा उठाकर बहुत सी कंपनीज राउंड ट्रिपिंग करती थी। इंडिया ब्लैक मनी मॉरिशस जाती थी और वहाँ से FDI बनकर वापस आती थी। इंडिया से ब्लैक मनी जाती थी और वहाँ से वापस आ जाती थी। इस चीज़ को पकड़ा। 2016 में अमेंडमेंट होने के बाद यह लूप होल बंद हुआ। यह बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग BEPS का एग्जाम्पल था। बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग। OECD एंड BEPS रोकने के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाया गया जिसका इंडिया भी हिस्सा है। OECD एंड BEPS, ठीक है। चलिए भाई, BEPS क्या है भाई वो समझ लेते हैं। ग्लोबल टैक्स फ्रेमवर्क। BEPS, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। मल्टीनेशनल कंपनीज प्रॉफिट को लो टैक्स कंट्रीज में शिफ्ट करके टैक्स बचाती है। मतलब जो मल्टीनेशनल कंपनीज है ना, वो क्या करती है, अपना प्रॉफिट को लो टैक्स कंट्री में शिफ्ट कर देती है और वहाँ पर लो टैक्स देकर वो बचा लेती है कि हम तो वहाँ दे चुके हैं। OECD G20 BEPS प्रोजेक्ट, इसे रोकने के लिए ग्लोबल रूल्स बनाए गए हैं। पिलर 1, लार्जर मल्टीनेशनल का टैक्स उन देशों में लगे जहां वो बिजनेस करते हैं। लार्ज मल्टीनेशनल का टैक्स उन देशों में जहां वो बिजनेस करते हैं। और ग्लोबल मिनिमम टैक्स 15% हो। कोई भी कंपनी 15% से कम टैक्स नहीं देगी, चाहे कहीं भी हो। इंडिया इस फ्रेमवर्क का हिस्सा है, तो ये भी अच्छा चीज़ है भाई। फंसाना तो पड़ेगा ही सबको। इंडिया फ्रांस बायलैटरल रिलेशंस का बात करते हैं तो इंडिया और फ्रांस के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप 1998 से है ना। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कब से है? 1998 से। फ्रांस इंडिया का मेजर डिफेंस सप्लायर है।
ध्यान में रखिएगा। राफेल जेट्स फ्रांस से ही खरीदे गए हैं। जैतपुर न्यूक्लियर प्लांट महाराष्ट्र में फ्रेंच कंपनी ईडीएफ के साथ मिलकर बना हुआ है, जैतपुर न्यूक्लियर प्लांट। फ्रांस इंडिया का ईयू में सबसे करीबी पार्टनर है। दोनों देश यूएनएससी परमानेंट मेंबरशिप के मुद्दे पर अलाइन है ना, परमानेंट मेंबरशिप में। फ्रांस इंडिया की परमानेंट सीट का समर्थन करता है। हॉरिजन 2047 इंडिया फ्रांस का लॉन्ग टर्म बाइलैटरल रोड मैप है। तो ध्यान में रखिएगा, ये छोटा छोटा फैक्ट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। टैक्स रिलेटेड रेगुलेटरी बॉडीज इन इंडिया, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स हैंडल करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, कस्टम जैसे जीएसटी, कस्टम ड्यूटीज हैंडल करता है। आईटीएटी इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल, टैक्स डिस्प्यूट्स के लिए क्वासी जुडिशियल बॉडी है। एएआर अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स, फॉरेन इन्वेस्टर टैक्स लायबिलिटी पहले से पूछ सकते हैं, टैक्स लायबिलिटी पहले से पूछ सकते हैं। और डीटीएए डिस्प्यूट्स में एमएपी म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीड्योर यूज होता है, जिसमें दोनों देशों के टैक्स अथॉरिटीज मिलकर सॉल्व करते हैं। तो जो भी समस्या है दोनों देश को कंट्री मिलकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज में आ जाते हैं। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस कन्वेंशन का क्या होता है? आंसर है दो देशों के बीच एक ट्रीटी जो सेम इनकम पर दोनों टैक्स लगाते हैं, डबल टैक्सेशन। एमएफएन क्लॉज का फुल नाम क्या है? मोस्ट फेवर्ड नेशन। इंडिया मॉरिशस डीटीएए कब अमेंड हुआ? 2016 में। फिर ग्लोबल मिनिमम टैक्स की रेट क्या है? 15%। ओईसीडी पिलर 2 के तहत मिनिमम 15% तो होगा ही होगा। सीबीडीटी किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। बीईपीएस का फुल फॉर्म क्या है? बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। राफेल जेट्स किस देश से खरीदे गए थे? फ्रांस से। इंडिया फ्रांस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कब शुरू हुई? 1998 से। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इंडिया फर्स्ट एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क के बारे में। ये शायद 8वां नंबर होगा आपका, ठीक है। चलिए भाई समझते हैं। कोर फैक्ट क्या है भाई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना पहला कॉम्प्रिहेंसिव एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क रिलीज किया। इसका उद्देश्य है सेफ, ट्रस्टेड, इंक्लूसिव एआई इनोवेशन सुनिश्चित करना। इसके तहत ओवरसाइट बॉडीज बनाए गए हैं जो एआई सिस्टम्स को रेगुलेट, मॉनिटर करेगी। डिजिटल इंडिया और इंडिया के 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी के विजन का हिस्सा। 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी करना है। इंडिया की एआई जर्नी टाइमलाइन देख लेते हैं। 2018 नीति आयोग ने नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर एआई फॉर ऑल रिलीज की। यह इंडिया की पहली एआई पॉलिसी डॉक्यूमेंट थी। 2020 में रेस्पॉन्सिबल फॉर एआई फॉर ऑल डॉक्यूमेंट रिलीज हुई। 2023 इंडिया एआई मिशन अनाउंस हुआ। 2024 इंडिया एआई मिशन को कैबिनेट ने 10,372 करोड़ के बजट के साथ अप्रूव किया। 2026 पहला कॉम्प्रिहेंसिव एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क रिलीज हुआ जो कि करंट इवेंट में चल रहा है। इंडिया एआई मिशन 7 पिलर्स। पहला एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर, जीपीयू चिप्स एंड कंप्यूटिंग पावर इंडिया में डेवलप करना। एआई इनोवेशन सेंटर बनाना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब्स, डेटा सीट्स प्लेटफॉर्म, क्वालिटी इंडिया डेटा सीट्स अवेलेबल कराना। एप्लीकेशन डेवलपमेंट, गवर्नेंस, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर में एआई एप्लीकेशन। फ्यूचर स्किल्स, एआई वर्क फोर्स तैयार करना। फिर छठा स्टार्टअप फाइनेंसिंग, एआई स्टार्टअप को फंडिंग करना। सेफ एंड ट्रस्टेड एआई, रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलप करना है ना, रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलप करना। गवर्नेंस फ्रेमवर्क इस पिलर से कनेक्टेड है। गवर्नमेंट का जो फ्रेमवर्क है ना इसी चीज़ से कनेक्टेड है कि भाई चलो जो भी है अच्छे से बने धासु। नेक्स्ट में एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क में की कंपोनेंट्स में ओवरसाइट बॉडीज, एआई सिस्टम्स को मॉनिटर करने के लिए डेडिकेटेड रेगुलेटरी बॉडीज बनाए गए। रिस्क बेस्ड अप्रोच, हाई रिस्क एआई एप्लीकेशंस, हेल्थ केयर, जुडिशरी, लॉ इन्फोर्समेंट पर स्टिकर रूल्स। ट्रांसपेरेंसी, एआई डिसीजन एक्सप्लेनेबल होने चाहिए। ब्लैक बॉक्स एआई को रिस्ट्रिक्ट करना है ना, ब्लैक बॉक्स एआई को रिस्ट्रिक्ट करना है। ट्रांसपेरेंसी में डेटा प्रोटेक्शंस, डीपीडीपी एक्ट 2023, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के लिए के साथ अलाइनमेंट करना। अकाउंटेबिलिटी, अगर एआई से नुकसान हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या डिफाइन किया गया है। इंक्लूसिव एआई, रीजनल लैंग्वेज, रूरल एरियाज, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लिए एआई एक्सेसिबल होना। डीपीडीपी एक्ट 2023, एआई से कनेक्शन। डीपीडीपी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 बनाया गया। इंडिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन लॉ है। डेटा फिड्यूशरी, जो ऑर्गेनाइजेशन डेटा कलेक्ट करे वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। डेटा प्रिंसिपल क्या है? जिस व्यक्ति का डेटा कलेक्ट हो वो राइट्स रखता है। डेटा प्रिंसिपल वो राइट्स रखता है, वो अधिकार रखता है उस पर। कंसेंट, डेटा यूज़ के लिए एक्सप्लिक्ट कंसेंट जरूरी है। एआई सिस्टम्स डेटा यूज़ करते हैं, इसके लिए डीपीडीपी एक्ट और एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क साथ काम करेंगे।
डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड डिस्प्यूट्स हैंडल करेगा। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो होगा ना वो सारा का सारा डिस्प्यूट जो भी होगा इससे रिलेटेड वो हैंडल करेगा। ग्लोबल एआई गवर्नेंस कंपैरिजन में देखते हैं, ईयू यूरोपियन यूनियन का एआई एक्ट 2024 वर्ल्ड का पहला कॉम्प्रिहेंसिव एआई लॉ, रिस्क बेस्ड अप्रोच, हाई रिस्क एआई पर स्ट्रिक्ट रूल्स। यूएसए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एंड एआई 2023 वॉलंटरी गाइडलाइंस अप्रोच होगा, नो कॉम्प्रिहेंसिव लॉ अभी तक है, नो कॉम्प्रिहेंसिव लॉ। चाइना स्ट्रिक्ट स्टेट कंट्रोल जनरेटिव एआई रेगुलेशन 2023। यूके में प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच एग्जिस्टिंग रेगुलेटर्स को एआई ओवरसीज करने के पावर देता है। इंडिया का अप्रोच क्या, ईयू जैसा रिस्क बेस्ड लेकिन इनोवेशन फ्रेंडली रिस्पॉन्सिबल एआई फोकस। G20 एआई प्रिंसिपल में क्या हुआ, इंडिया ने G20 प्रेसिडेंसीज में एआई गवर्नेंस को प्रायोरिटी दिया था। एआई इन इंडिया गवर्नेंस करंट एप्लीकेशंस में सुपेस सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी, सुप्रीम कोर्ट में एआई टूल लीगल रिसर्च के लिए। आई गॉट कर्मयोगी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग में एआई। PM वानी वाईफाई नेटवर्क एआई से ऑप्टिमाइज होता है। फास्ट टैग एआई बेस्ड टोल कलेक्शन, आधार फेशियल रिकॉग्निशन एआई बेस्ड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। आरबीआई का एआई यूज़ क्या हुआ है, तो फ्रॉड डिटेक्शन में, क्रेडिट असेसमेंट में, रेगुलेटरी कंप्लाइंस मॉनिटरिंग, ये सब चीज़ में आरबीआई का काम है एआई के अंदर। ठीक है, आरबीआई एंड एआई इन बैंकिंग। अब आरबीआई और एआई जब बैंकिंग में आता है तो क्या करता है, आरबीआई ने रिस्पॉन्सिबल एआई इन बैंकिंग गाइडलाइंस जारी की। एल्गोरिदम लेंडिंग एआई से लोन डिसीजन लेना, आरबीआई ने कहा कि ह्यूमन ओवरसाइट जरूरी है, मतलब एआई तो काम करेगा ही बट इंसान का भी उसमें इंटेलिजेंस जरूरी है क्योंकि कुछ भी गलती सकता है, मशीन है। एआई बेस्ड केवाईसी, वीडियो केवाईसी में फेशियल रिकॉग्निशन, फ्रॉड डिटेक्शन, अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस को एआई फ्लैग करता है। चैटबॉट्स, एसबीआई का सिया, एचडीएफसी का ईवा, एक्सिस बैंक का एक्सिस आहा एआई चैटबॉट्स है। फिर आरबीआई की कंसर्न क्या है, तो एआई से फाइनेंशियल इंक्लूजन ना हो, लो इनकम बोरोवर्स को अनफेयरली रिजेक्ट ना किया जाए। ये चीज़ है, देखना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए एआई तो बहुत स्ट्रिक्ट होता है ना, उसके अंदर इमोशंस नहीं होता है, तो वो क्या करता है ना, बहुत तेज़ी से रिजेक्शन करता है, ये वो सब कुछ कर देता है। की मिनिस्टर्स इन्वॉल्व इन एआई गवर्नेंस, MEITY मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, प्राइमरी मिनिस्ट्री फॉर एआई पॉलिसी डिजिटल इंडिया, नीति आयोग पॉलिसी थिंकिंग टैंक एआई स्ट्रेटजी बनाती है। मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DBT और DST एआई रिसर्च फंडिंग है। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑल इन फिनटेक एंड बैंकिंग रेगुलेशंस। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एआई इन हेल्थ केयर रेगुलेशंस एंड ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एआई इन टेलीकॉम, ये चीज़ हो गया। इंपॉर्टेंट एआई रिलेटेड बॉडीज इन इंडिया, काफ़ी डिटेल में है ये। NASSCOM IT इंडस्ट्रीज बॉडी एआई स्किल डेवलपमेंट में रोल हो गया। CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड वास्ट कंप्यूटिंग गवर्नमेंट एआई रिसर्च पुणे बेस्ड। IIT एंड IISC ऑल रिसर्च इंस्टीट्यूशन। सेट सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस एंड सिक्योरिटी चेन्नई एआई सिक्योरिटी रिसर्च, ये सब। STQC स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन एआई सिस्टम की टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन। एथिकल एआई की प्रिंसिपल यूपीएससी मेंस है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपीएससी मेंस के लिए बोल रहा है। फेयरनेस, फेयरनेस में एआई किसी ग्रुप के साथ डिस्क्रिमिनेट ना करे। ट्रांसपेरेंसी में आता है एआई डिसीजन समझाया जा सके। अकाउंटेबिलिटी में गलती होने पर जिम्मेदारी तय हो। प्राइवेसी हो, पर्सनल डेटा प्रोटेक्ट हो। सेफ्टी में आते हैं तो एआई से फिजिकल या सोशल हार्म ना हो। इंक्लूसिविटी में आते हैं सभी को एआई का बेनिफिट मिले, और ये प्रिंसिपल इंडिया के एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क को भी फाउंडेशन है। MCQ देख लेते हैं। इंडिया का पहला एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क किसने रिलीज किया, आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2026। इंडिया एआई मिशन को कितने बजट के साथ अप्रूव किया गया है, 10,372 करोड़। इंडिया का पहला डेटा प्रोटेक्शन लॉ कौन सा था, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। सुपेस किस इंस्टीट्यूशंस का एआई टूल है, आंसर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। EU एआई एक्ट कब पास हुआ, आंसर 2024। CDAC का हेडक्वार्टर कहाँ है, आंसर पुणे। इंडिया एआई मिशन में कितने पिलर्स हैं, टोटल 7। METI का फुल फॉर्म क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये हो गया हमारा कहाँ तक हो गया, शायद 8 हो गया था आई थिंक सो। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ATP रियो ओपन 2026 थॉमस इचेवेरी। अब ये क्या है भाई, कोई जीते हैं कोई गेम वेम में, उसको देख लेते हैं। थॉमस मार्टिन
इट्स ए वेरी अर्जेंटीना ने ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में खेले गए ATP 500 रियो ओपन 2026 जीता है। मतलब ATP 500 रियो ओपन हुआ था ओपन, तो उसमें 2026 में जीत गई। स्कोर था 3-6, 7-6, 3 रहा, और ये उनका पहला ATP टाइटल है। क्ले कोर्ट पर ये जीत अर्जेंटीना के टेनिस के लिए सिग्निफिकेंट है। क्ले कोर्ट पर खेला गया था, और ये हो गया अपना बैडमिंटन नहीं, टेनिस। ATP टूर स्ट्रक्चर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रैंड स्लैम्स सबसे प्रेस्टिजियस है 2000 रैंकिंग पॉइंट्स के साथ। ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विम्बलडन, US ओपन। ATP फाइनल्स ईयर इन चैंपियनशिप होता है टॉप 8 प्लेयर्स में 1500 पॉइंट के लिए। ATP मास्टर्स 1000 पॉइंट्स के लिए 9 टूर्नामेंट्स हैं। इंडिया, वेल्स, मियामी, मॉन्टे कार्लो, मैड्रिड, रोम, कनाडा, सिनसिनाटी, शंघाई, पेरिस, ये सब चीज़ हो गया। फिर आते हैं ATP 500 पॉइंट के लिए। रियो ओपन इसी कैटेगरी में है, करंट इवेंट इसी चल रहा है। और ATP 250 पॉइंट्स लोएस्ट ईयर के लिए। ग्रैंड स्लैम्स सरफेस और लोकेशन। ऑस्ट्रेलिया ओपन ग्रैंड स्लैम जो होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हार्ड कोर्ट जनवरी में होता है ये। फ्रेंच ओपन रोलैंड गैरस पेरिस फ्रांस क्ले कोर्ट में मई जून में। विम्बलडन लंदन UK और में ग्रास कोर्ट है जून जुलाई में। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम हो गया विम्बलडन। US ओपन न्यूयॉर्क US में हार्ड कोर्ट अगस्त सितंबर में होता है। रियो ओपन क्ले कोर्ट पर होता है। इट्स ए वेरी क्ले स्पेशलिस्ट है। मतलब ये जो है ना ये मतलब स्पेशलिस्ट है क्ले कोर्ट के। भाई अच्छी बात है। अर्जेंटीना और टेनिस की बात करते हैं। अर्जेंटीना टेनिस में ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली क्ले कोर्ट पर। फिर गिलर्मो विलास अर्जेंटीना की ग्रेटेस्ट टेनिस प्लेयर 1970-80 के डोमिनेंट क्ले कोर्टर। डेविड नलबाडियन विम्बलडन 2002 के फाइनलिस्ट। जुआन मार्टिन डेल पोत्रो US ओपन 2019 चैंपियन। अर्जेंटीना का मॉडर्न ग्रेट। इट्स ए वेरी इसी लेगेसी को आगे बढ़ा रहा है। डेविस कप में अगर बात करते हैं तो डेविस कप हो गया कौन सा भाई, नेशन के बीच टीम टेनिस कंपटीशन वर्ल्ड कप ऑफ टेनिस कहते हैं। ITF में इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन कंडक्ट करती है। इंडिया का डेविस कप में सिग्निफिकेंट हिस्ट्री है। फिर रामानाथन कृष्णा, विजय अमृतराज इंडिया के टेनिस लेजेंड हो गए। करंट इंडियन प्लेयर्स की बात करते हैं तो सुमित नागपाल इंडिया के टॉप सिंगल्स प्लेयर। रोहन बोपन्ना डबल्स स्पेशलिस्ट ATP नंबर 1 भी रह चुके हैं डबल्स में। ये हो गया हमारा डेविस कप एंड टीम टेनिस। इंपॉर्टेंट टेनिस टूर्नामेंट स्टैटिक जीके में आ जाते हैं। विम्बलडन ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम 1877 एज वाइट क्लॉथिंग मैंडेटरी। फ्रेंच ओपन में ओनली ग्रैंड स्लैम ऑन हार्डेस्ट टू विन फॉर सर्व वेस्ट प्लेयर्स फ्रेंच ओपन में। ATP फाइनल्स तुरीन इटली में होता है, करंटली में है। ये तो हो गया। डेविस कप फाइनल्स टीम इवेंट हो गया। होपमैन कप मिक्स टीम इवेंट हो गया। रियो ओपन साउथ अमेरिका के बिगेस्ट ATP टूर्नामेंट। ATP 500 स्ट्रैटेजी प्लस करंट इवेंट। सॉरी स्ट्रैटेजी नहीं है, कैटेगरी है। नेक्स्ट में आते हैं, पानी पी लेते थोड़ा सा। करंट टॉप प्लेयर्स में आते हैं। ज़ैनिक सिनर इटली वर्ल्ड नंबर 1। कार्लोस अल्कराज स्पेन मल्टीपल ग्रैंड स्लैम विनर यंग स्टार। नोवाक जोकोविक सर्बिया मोस्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल 24 गोट डिबेट होता है इस पर, गोट बोलते हैं इसको, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। राफेल नडाल रिटायर्ड 2024 क्ले कोर्ट किंग 14th फ्रेंच ओपन टाइटल। रॉजर फेडरर स्विट्जरलैंड रिटायर्ड 2022 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स। फिर थॉमस एचेवेरी अर्जेंटीना रियो ओपन 2026 चैंपियन, करंट इवेंट में चल रहा है। वुमेन्स टेनिस में आते हैं तो इंपॉर्टेंट नेम्स में ईगा स्वीटेक पोलैंड वर्ल्ड नंबर 1 मल्टीपल फ्रेंच ओपन टाइटल्स। फिर आर्याना साबेलेंका बेलारूस एग्रेसिव बेसलाइन प्लेयर। कोको गॉफ US ओपन 2023 चैंपियन यंगस्टर। एंड सानिया मिर्जा इंडिया में बात करते हैं तो रिटायर्ड 2023 ग्रेटेस्ट इंडियन वुमेन टीम्स प्लेयर। 6 ग्रैंड स्लैम डबल्स टाइटल्स ये चीज़ जीत चुकी है। MCQs में आते हैं। ATP रियो ओपन 2026 किसने जीता, तो थॉमस मार्टिन एचेवेरी अर्जेंटीना। रियो ओपन किस ATP कैटेगरी में आता है, ATP 500। फ्रेंच ओपन किस सरफेस पर खेला जाता है, क्ले कोर्ट पर। विम्बलडन किस सरफेस पर खेला जाता है, ग्रास कोर्ट पर।
फिर डेविस कप कौन कंडक्ट करता है? ITF, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। ये फिर नोवाक जोकोविक के कितने ग्रैंड स्लैम टाइटल्स हैं? टोटल 24। ठीक है। फिर सानिया मिर्जा के कितने ग्रैंड स्लैम्स टाइटल्स हैं अभी तक? 6। अभी तक कितना है भाई? 6, सभी डबल्स में। और ATP मास्टर्स 1000 में कितने टूर्नामेंट्स हैं? टोटल कितने टूर्नामेंट्स है भाई? तो 9 टूर्नामेंट्स है, ध्यान में रखिएगा ये चीज। हो अब बात करते हैं एक्सरसाइज खड़ग शक्ति 2026 इंडियन आर्मी के लिए। ये मतलब एक ज्वाइंट मिलिट्री हुआ होगा, उसके बारे में बात करते हैं। इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज खड़ग शक्ति 2026 सक्सेसफुली कंक्लूड कर लिया। इस एक्सरसाइज में मल्टी डोमेन ऑपरेशन और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हाईलाइटेड हुआ। ये एक्सरसाइज इंडियन आर्मी की कॉम्बैट रेडीनेस एंड मॉडर्न वारफेयर कैपेबिलिटी टेस्ट करने के लिए कंडक्ट की गई थी। बात करते हैं एक्सरसाइज खड़ग शक्ति के की पॉइंट्स में। ये इंडियन आर्मी की इंटरनल एक्सरसाइज है, किसी फॉरेन कंट्री का साथ नहीं है। खड़ग कॉर्प्स साउथ वेस्टर्न कमांड्स के अंडर है, बीकानेर राजस्थान हेडक्वार्टर है, इसी के नाम पर एक्सरसाइज का नाम है। फोकस एरिया का बात करते हैं तो मल्टी डोमेन ऑपरेशन, साइबर वॉरफेयर, ड्रोन वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, AI इंटीग्रेशन भी है। ये डेजर्ट टेरेन मेन ऑपरेशंस के लिए प्रैक्टिस है। पाकिस्तान बॉर्डर के पास मल्टी डोमेन में अगर देखा जाए तो लैंड, एयर, सी, साइबर, स्पेस सबको इंटीग्रेट करके ऑपरेशन करती है। इंडियाज आर्मी स्ट्रक्चर। इंडियन आर्मी में तीन कमांड्स हैं। वेस्टर्न कमांड्स चांदी मंदिर, पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर। ईस्टर्न कमांड कोलकाता चाइना बॉर्डर नॉर्थ ईस्ट में। चौथा नर्दर्न कमांड उधमपुर JNK लद्दाख। सदर्न कमांड पुणे डेक्कन रीजन। साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर राजस्थान पाकिस्तान बॉर्डर। फिर खड़गा कॉर्प्स इज इसी के अंडर में आता है। फिर है सेंट्रल कमांड लखनऊ सेंट्रल इंडिया। और आर्मी ट्रेनिंग कमांड ARTRAC वहाँ भी शिमला। ठीक है। इंडिया के इंपॉर्टेंट बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेज। इंडिया USA में युद्धाभ्यास हुआ है। आर्मी एक्सरसाइज लार्जेस्ट इंडिया USA बाइलेटरल एक्सरसाइज। व्रज प्रहार स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज। कोप इंडिया एयर फोर्स एक्सरसाइजेज। मालाबार नेवल एक्सरसाइज इंडिया USA जापान ट्राइलेटरल हो गया। इंडिया रशिया में बात करते हैं। इंडिया ट्राइलेटरल आर्मी एक्सरसाइज इंडिया रशिया इंदिरा। फिर अवेंद्रा एयर फोर्स एक्सरसाइज इंडिया फ्रांस के बीच में। शक्ति आर्मी एक्सरसाइज। वरुणा नेवल एक्सरसाइज। गरुड़ा एयर फोर्स एक्सरसाइज। अच्छा इंडिया UK में फिर अजय वॉरियर और आर्मी एक्सरसाइज इंडिया चाइना। फिर इंडो चाइना में कौन है? हैंड इन हैंड सस्पेंड आफ्टर गलवान 2020 इंडिया इजराइल। फिर बेन हाजी करो काउंटर टेररिज्म फोकस। ये सब सारा चीज़ तो जो था वो इंडिया के टॉप मोड्स यानी कि इंपॉर्टेंट बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस थे। चलिए भाई मल्टी लैटरल एक्सरसाइज की बात करते हैं। SCO एक्सरसाइज इंडिया SCO का मेंबर है और ज्वाइंट एक्सरसाइज होती है। मिलान देखा जाए तो इंडियन नेवी के मल्टी लैटरल एक्सरसाइज मिनी काउंटर पार्टिसिपेट है। तस्मान साबिर ऑस्ट्रेलिया के साथ एक्सरसाइज दस्तलिक इंडिया उज्बेकिस्तान। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया मंगोलिया के बीच में। मल्टी डोमेन वारफेयर UPSC के लिए। ट्रेडिशनल वारफेयर सिर्फ लैंड या सी पर। मॉडर्न वारफेयर लैंड एयर सी साइबर स्पेस इंफॉर्मेशन सब पर। साइबर वॉरफेयर होता है एनिमी ने मतलब एक तरीके से बोल सकते हो ना कटआउट हो जाता है वो। एनिमी का नेटवर्क पावर ग्रिड्स फाइनेंशियल सिस्टम अटैक करना, ये हो गया। फिर यहाँ पर क्या है? स्पेस वॉरफेयर तो हो गया ना, नहीं स्पेस वॉरफेयर सैटेलाइट डिसेबल करना, GPS जैमिंग। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EWA एनिमी का ट्रेड और कम्युनिकेशंस जाम करना। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होता है तो प्रोपेगेंडा फेक न्यूज़ से एनिमी को मोरल तोड़ना, ये सब चीज़ हो गया। फिर खड़ग शक्ति इस मल्टी डोमेन कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करता है ये चीज़। इंडियन आर्मी मॉडर्नाइजेशन की इनिशिएटिव। अग्निपथ स्कीम शॉर्ट टर्म मिलिट्री रिक्रूटमेंट 4 साल की सर्विस। अग्निवीर्स कहते हैं आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस इंडिजिनस वेपन्स डेवलप करना। DAP डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीड्योर 2020 प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। IDEX इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेशन डिफेंस स्ट्रक्चर स्टार्टअप्स टू सपोर्ट।
पॉजिटिव इंडिजिनेशंस लिस्ट, सर्टेन वेपन्स आर इंडिया एंड इंडिया में नहीं, सर्टेन वेपन्स एयर सिर्फ इंडिया में बनेगा, इम्पोर्ट नहीं होगा, ये चीज़ हो गया। DRDO की बात करते हैं तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिजिनस वेपन डेवलप करता है, सिंपल। DRDO की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, पहला तेजस, फिर अर्जुन टैंक, अग्नि मिसाइल, पृथ्वी, ब्रह्मोस, फिर अशत एंटी सैटेलाइट मिसाइल, ये सब इम्पॉर्टेंट है। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी में बात करते हैं तो नो फर्स्ट यूज सबसे पहला, क्रेडिबल मिनिमम डिटेरेंस हो जाता है, दिखता है, सिर्फ उतनी क्या बोल सकते हैं, सिर्फ उतनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो डिटरेंस के लिए काफ़ी होता है। न्यूक्लियर ट्राइड हो गया, लैंड मिसाइल, सी सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट, तीनों ने न्यूक्लियर वेपन डिलीवर करने की कैपेबिलिटी है। INS अरिहंत इंडिया की पहली इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन, सी बेस्ड डिटरेंस कंप्लीट करता है। NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर न्यूक्लियर पॉलिसी कोऑर्डिनेट्स करता है। डिफेंस मिनिस्टर की बात करते हैं, डिफेंस मिनिस्टर स्ट्रक्चर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह करंट में, CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों फोर्सेस के इंटीग्रेटेड हेड जनरल अनिल चौहान करंट CDS से। फिर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, फिर नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार, क्या था नाम, नहीं, दिनेश कुमार त्रिपाठी। एयर चीफ में आते हैं एयर चीफ मास्टर AP सिंह, DMA डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री नहीं होता है, मिलिट्री अफेयर्स हो जाता है, ठीक है। CDS के अंडर तीनों फोकस का कोऑर्डिनेशन, तीनों को मना के चलना, तीनों को एक साथ मिलाकर चलना होता है, ठीक है। MCQ आते हैं, एक्सपेक्टेड MCQ में एक्सरसाइज खड़क शक्ति 2026 किस फोर्स ने कंडक्ट किया है, आंसर है इंडियन आर्मी। खड़क कॉर्प्स के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, आंसर है बीकानेर राजस्थान। इंडिया USA के आर्मी बायलैटरल एक्सरसाइज क्या कहलाता है, युद्ध अभ्यास। मिशन शक्ति 2009 में क्या था, इंडिया ने ASAT मिसाइल से लाइव सैटेलाइट डिस्ट्रॉय किया। फिर ब्रह्मोस मिसाइल किसको जॉइंट वेंचर है, इंडिया और रशिया। CDS का फुल फॉर्म क्या है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इंडिया की पहली इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन कौन सी है, INS अरिहंत। और अग्निपथ स्कीम के नंबर रिक्वेट होने वाले क्या कहलाते हैं, ये अग्निवीर कहलाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा लगता है पूरा का पूरा 10 का 10 करंट अफेयर्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वर्मा GSG को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपको पसंद आया तो दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी टाइप का सुझाव देना है ना, फिर आपको कुछ कमेंट करना है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे एट 9 PM, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।